साथियों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र फौजदार गुरु एजुकेशन ऐप जयपुर पर मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास को लेके और इतिहास विषय की जीरो लेवल से शुरुआत। आज हम नए सिरे से पूरा विषय क्षेत्र जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इतिहास शब्द के लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहली ही क्लास है इतिहास की, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर इस पे चर्चा करते हैं। देखो, ये जो इतिहास शब्द है ना, ये इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इति और दूसरा कौन सा, हास। ठीक है, इसमें इति का जो अर्थ होता है साथियों वो है ऐसा, और हास जो है उसका अर्थ होता है हुआ है। ठीक है, तो इति और हास ये दो शब्दों से मिलके ये शब्द जो है वो बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो इतिहास जो शब्द है, इतिहास शब्द की एक सार्थक परिभाषा, इसकी एक सार्थक जो परिभाषा की अगर बात की जाती है तो इसकी आर्थिक सार्थक परिभाषा अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि अतीत में बीता हुआ समय, अतीत में घटित हुई प्रामाणिक घटनाओं का, कैसी घटनाएं होनी चाहिए, प्रामाणिक, यानी कि जिनके एविडेंस हो, सबूत हमारे पास होने चाहिए, उन्हीं घटनाओं को हम इतिहास में शामिल करते हैं। तो प्रामाणिक घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन। ठीक है ना, याद रखिएगा कि ऐसी घटनाएं जिनके हमारे पास प्रमाण होने चाहिए और उनका जो क्रमानुसार वर्णन है वो क्रमानुसार वर्णन ही क्या कहलाता है साथियों, इतिहास कहलाता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद अपन बातें करें इस इतिहास में कि विश्व के इतिहास का जनक, ठीक है ना, कि विश्व के इतिहास का जनक। तो साथियों ध्यान रखना है, विश्व के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। किसको कहते हैं, हेरोडोटस को। तो विश्व के इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। और इस हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी और हेरोडोटस की जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है ना, याद रखिएगा, हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है यह हेरोडोटस की पुस्तक है। वहीं पे मैं इस विश्व की जगह आपसे कर दूं भारत। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भारत के इतिहास का जनक, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, भारतीय इतिहास के जनक के बारे में जब बात आएगी तो भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है किसको, वेद व्यास जी को। किसको कहते हैं, वेद व्यास जी, यानी महर्षि कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं, महर्षि वेद व्यास भी कहा जाता है। तो महर्षि वेद व्यास जी को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। और वेद व्यास जी की जो रचना है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ को अपन ध्यान रखिएगा कि इनका द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा था, महाभारत। कौन सा ग्रंथ लिखा इन्होंने, महाभारत। तो ध्यान रखिएगा कि जो महाभारत है इसे भारत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। आदि मतलब प्राचीन, तो इसे भारतीय इतिहास का आदि ग्रंथ के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये हो गया आपका भारतीय इतिहास के पिता। वहीं पे प्यारे साथियों, अब भारत की जगह पे आपसे पूछ लिया जाए ये राजस्थान शब्द लगा के कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो राजस्थान के इतिहास का जो जनक माना जाता है, और राजस्थान के इतिहास का जो जनक माना जाता है साथियों, वो माना जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। किसको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को। तो कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है। ये जो कर्नल जेम्स टॉड है, इस कर्नल जेम्स टॉड को एक उपनाम से भी हम जानते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड का उपनाम क्या है, तो ध्यान रखना, इसे किस उपनाम से जानते हैं, इसे घोड़े वाला बाबा। ठीक है, याद रखिएगा कि इसे किस उपनाम से भी जाना जाता है, इसे घोड़े वाले बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, इन्हें हाड़ौती और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में ये राजस्थान में ब्रिटिश शासनकाल में यहाँ पर रहे और राजस्थान के एजीजी तक के पदों पे काम किया था। आगे की बात जब यहाँ पे की जाती है तो कर्नल टॉड, ध्यान रखिएगा साथियों कि जो कर्नल टॉड है, इस कर्नल टॉड की कुछ पुस्तकें थी।
इसने भी कुछ पुस्तकों की रचना की है। और कर्नल टॉड की पुस्तकों के बारे में अपन बात करते हैं साथियों। तो इसके द्वारा लिखित जो पहली पुस्तक है, कर्नल टॉड की पहली पुस्तक का नाम है दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ध्यान रखिएगा, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल टॉड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। प्यारे साथियों, याद रखिएगा कि ये पुस्तक एक थी, इसको दो नामों से प्रकाशित किया गया था। एक तो ये नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरा इस पुस्तक का नाम मिलता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। पुस्तक एक है साथियों, और दो नामों से इसको प्रकाशित किया गया था। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि पहली पुस्तक तो ये हो गई कि दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी पुस्तक का दूसरा नाम हो गया दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक के बारे में अपन बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ है ना, प्रकाशन, प्यारे साथियों, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1829 ईस्वी में। कब हुआ था? 1829 में। यानी कर्नल टॉड ने ये जो पुस्तक प्रकाशित की थी वो 1829 ईस्वी में की थी। और कर्नल टॉड ने, ध्यान दीजिएगा, कर्नल टॉड ने यह पुस्तक, ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक अपने गुरु को समर्पित की थी। किसको समर्पित की थी? अपने गुरु को। और इनके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र। ध्यान दीजिएगा कि कर्नल टॉड ने यह पुस्तक अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। किसको समर्पित की थी? यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। याद रखिएगा। इस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। इस पुस्तक में कर्नल टॉड ने इस क्षेत्र को, जिसे पहले राजपूताना के नाम से जानते थे, आज राजस्थान कहते हैं, इस राजपूताना क्षेत्र को 3 नाम दिए थे। ठीक है, और 3 नाम, कौन कौन से 3 नाम दिए थे? तो ध्यान रखिएगा, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। ये जो नाम दिए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि ये नाम दिए, किसने दिए थे? ये कर्नल जेम्स टॉड ने दिए। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, ये नाम सबसे पहले जो दिया गया है ये इस पुस्तक में दिया गया, कर्नल टॉड ने दिया, 1829 में दिया। लेकिन जब बात ये आती है कि राजस्थान शब्द, कि राजस्थान शब्द इस भूभाग से, यानी जमीन के लिए कब, किताब में तो आ गया 1829 में, इस भूभाग से प्रथम बार कब जोड़ा? तो ये अलग प्रश्न आपका आएगा। और ये जो राजस्थान शब्द है ये इस भूभाग से पहली बार कब जुड़ा? तो याद रखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण, पूर्व राजस्थान के समय में, यानी 25 मार्च 1948 को। ठीक है ना, 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण, और एकीकरण का दूसरा चरण था प्यारे साथियों पूर्व राजस्थान। तो एकीकरण के दूसरे चरण पूर्व राजस्थान के गठन के समय, ध्यान रखिएगा। तो एकीकरण के दूसरे चरण पूर्व राजस्थान का जब गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को, तो इस दिन ये शब्द इस भूभाग से पहली बार जोड़ा था। हालांकि कर्नल टॉड ने इस नाम को पहली बार कौन सी पुस्तक में दे दिया था? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन राजपूताना क्षेत्र के लिए रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान, ये शब्द दिए कर्नल टॉड ने, और कौन सी पुस्तक में दिए थे? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। वहीं हम कर्नल टॉड की दूसरी पुस्तक के बारे में बात करते हैं। कर्नल टॉड की प्यारे साथियों दूसरी पुस्तक है
पश्चिमी भारत की यात्रा। ध्यान रखना कि कर्नल टॉड की दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, पश्चिमी भारत की यात्रा। ठीक है, अगर इसी पुस्तक को मैं अंग्रेजी में कहूँ तो इसी पुस्तक का दूसरा नाम आपको आ जाएगा ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, कि ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये याद रखिएगा। अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो ये आ जाएगा ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, हिंदी में कहें तो पश्चिमी भारत की यात्रा। तो ये आपके लिए यहाँ पे ध्यान रखना। ये पुस्तक जो है प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, ये है पुस्तक कर्नल टॉड की मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई थी। और कर्नल टॉड की मृत्यु हो गई थी कब, 1835 में। ठीक है, तो कर्नल टॉड की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने पूरा किया। ठीक है, पूरी की, तथा 1839 ईस्वी में प्रकाशित किया था। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया था, 1839 में, यानी कि कर्नल टॉड की मृत्यु के बाद। तो कर्नल टॉड की मृत्यु के बाद ये पुस्तक जो है ये प्रकाशित हुई थी 1839 में। तो एक तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, कर्नल टॉड की मृत्यु हो गई थी 1835 ईस्वी में। ठीक है, इस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में, इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टॉड ने इस क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को, राजस्थान क्षेत्र को, ठीक है, इस राजस्थान क्षेत्र को एक नाम दिया, मंत्र मुग्ध कर देने वाला पर्यटन प्रदेश कहा था। ध्यान रखिएगा कि कर्नल टॉड ने इस पुस्तक में, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नाम की जो पुस्तक थी, इस पुस्तक में राजस्थान क्षेत्र को एक नाम दिया। और राजस्थान क्षेत्र को क्या नाम दिया था, मंत्र मुग्ध कर देने वाला पर्यटन प्रदेश। ये जो कहा है ये कर्नल टॉड ने कहा। कौन सी पुस्तक में कहा था, तो इसमें कहा था। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद साथियों अब अपन बात करते हैं, ये तो हुआ राजस्थान के इतिहास के नामकरण के ऊपर, कि इतिहास का पिता, विश्व में इतिहास का पिता, भारत में इतिहास का पिता और राजस्थान में इतिहास का पिता, और इनकी प्रमुख रचनाएं। बात करते हैं अपन राजस्थान के इतिहास में। जब हम आगे बढ़ेंगे और राजस्थान के इतिहास में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है ना, तो इतिहास को 3 भागों में हम बांट के चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इतिहास, इसको हम प्यारे साथियों 3 खंडों में बांटेंगे। इतिहास को ध्यान से समझिएगा। इधर अगर बातें करेंगे इतिहास में तो यहाँ आपका प्राचीन इतिहास, यहाँ हम पढ़ेंगे आपका मध्यकालीन इतिहास, और साथियों इधर पढ़ेंगे अपन आधुनिक इतिहास। ध्यान दीजिएगा ना, आधुनिक इतिहास। इसमें हम बात करें तो प्राचीन इतिहास में, ये जो प्राचीन इतिहास है इसमें हमें पढ़नी है राजस्थान की नदी घाटी सभ्यताएं। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, और इतिहास की जानकारी के स्रोत जिनमें शिलालेख हैं, सिक्के हैं आदि। तो ये तो आपको पढ़ने हैं प्राचीन इतिहास में, लेकिन मुख्य पार्ट जो है वो ये 2 वाले पार्ट है। ठीक है, इनमें अब पढ़ेंगे पूरा का पूरा राजपूत काल। और ये जो राजपूत काल रहेगा ये रहेगा 7वीं सदी से 12वीं सदी तक का। ठीक है,
तो 7वीं सदी से 12वीं सदी तक का जो काल होगा वो राजपूत काल के नाम से जानेंगे। और उधर हम आधुनिक इतिहास की जब बात करेंगे साथियों, तो इस आधुनिक इतिहास में हम पढ़ेंगे, देखो प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति। सारे टॉपिक करवाऊंगा एक एक करके। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों प्रमुख किसान आंदोलन। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों प्रमुख जनजातीय आंदोलन। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों प्रजा मंडल आंदोलन, प्रजा मंडल आंदोलन। और फिर हम बात करेंगे लास्ट में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पे। ध्यान दीजिएगा ना। तो ये पूरा का पूरा जो इतिहास वाला पार्ट होगा वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है, शुरुआत कर दी गई है। तो अपन स्टार्टिंग लेंगे बेटा कहाँ से, राजपूत काल से। तो राजपूत काल जो है ना, इसी से अपन करेंगे शुरुआत। राजपूत काल से शुरुआत अपन करेंगे। तो यहाँ हेडिंग डाल दी जाती है आपके लिए, राजपूत काल। देखो राजपूत काल, ये जो भारतीय इतिहास को है, एक जो समय आया मध्यकालीन इतिहास का, तो 7वीं सदी से लेके, ठीक है, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद की बात है, 7वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक का जो समय है, ये 7वीं सदी से 12वीं सदी तक का जो काल है ना, इसे हम क्या कहते हैं, राजपूत काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है प्यारे साथियों कि ये जो राजपूत है ना, ये राजपूत कौन थे। तो इनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद रहे। तो राजपूतों की उत्पत्ति, ध्यान दीजिएगा, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत। तो उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मतों के बारे में अपन बात करते हैं। देखो कि राजपूत कौन थे, इनको लेकर बहुत सारे मतभेद हुए। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जिनमें 3 प्रमुख मतों के बारे में अपन बातें करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 में अगर बात करता हूँ राजपूतों की उत्पत्ति से संबंध में, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे साथियों विदेशी मत। ठीक है ना, विदेशी इतिहासकारों ने जो मत दिए हैं वो विदेशी मत हो गए। तो विदेशी मतानुसार राजपूतों की उत्पत्ति देखते हैं, जिनमें विदेशी मतों में अगर अपन बात करते हैं तो प्यारे साथियों कर्नल जेम्स टॉड, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता में भी कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार अगर बात देखी जाएगी तो कर्नल जेम्स टॉड ने इन राजपूतों को शक व सीथियन, शकों को ही सीथियन कहा गया, याद रखना कि शक व सीथियनों की संतान का है। तो राजपूतों को किसकी संतान माना है, शकों की संतान माना, कि जो शक थे, यानी कि मौर्योत्तर काल में सम्राट अशोक के बाद जब मौर्य काल का पतन हुआ तो उसके बाद जो विदेशी आक्रांत आए, जिनमें हिंद यूनानी आए, शक आए, ठीक है, कुषाण आए, तो ये जो थे उनमें से जो शक थे वो शक ही यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे, यहाँ पे शासन किया। और शासन करने के बाद उन्होंने ही अपना नाम परिवर्तित करके राजपूत के नाम से शासन किया, तो वो राजपूत कहलाए। ऐसा मानना है किसका, कर्नल जेम्स टॉड का। वहीं पे V.A. स्मिथ, ध्यान रखना। और ये जो B.A. स्मिथ है ना, B.A. स्मिथ कहता है कि साहब ये शकों की संतान नहीं है। ये किन की संतान है, तो B.A. स्मिथ के अनुसार ये हूणों की संतान है। किसकी संतान है, हूणों की, ध्यान रखना। तो B.A. स्मिथ ने राजपूतों को किसकी संतान माना है, हूणों की संतान माना है। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं प्यारे साथियों विलियम क्रुक तथा अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम क्रूक और अलेक्जेंडर कनिंघम, इसके अनुसार अगर बात करते हैं तो इनके अनुसार ये जो राजपूत हैं प्यारे साथियों, इन राजपूतों को किसकी संतान बताया गया है, इनके अनुसार राजपूतों को कुषाणों की संतान बताया गया है। किसकी संतान बताया गया है, कुषाणों की, कि ये जो राजपूत हैं ये किसकी संतान है, कुषाणों की संतान बताए गए। तो ये तो है हमारे विदेशी मत। विदेशी मतों में हम देखें कर्नल टॉड के अनुसार शकों की संतान है, V.A. स्मिथ के अनुसार हूणों की संतान है, और विलियम क्रुक और अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार इनको कुषाणों की संतान माना है। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ध्यान रखना पटवार में पूछा गया प्रश्न है,
अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक ताम्रपत्र आता है प्यारे साथियों, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना, बिरोच गुर्जर ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र है? बिरोच गुर्जर ताम्रपत्र। तो इस बिरोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर बिरोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को कुषाणों के यूची कबीले की संतान बताया। किसकी संतान? कुषाणों के यूची कबीले, ध्यान रखना। तो यूची कबीले की संतान बताया है। किसने बताया है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया। कौन से ताम्रपत्र के आधार पर बताया है? बिरोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को कुषाणों के यूची कबीले की संतान बताया गया है। तो किसके अनुसार बताया गया है? तो याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि ताम्रपत्र है, और ताम्रपत्र कौन सा? बिरोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर। ये आपका एक मत होता है प्यारे साथियों। कौन सा मत होता है? यानी विदेशी मत होता है। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं तो नंबर 2 पे मैं बात करूंगा, नंबर 2। और नंबर 2 पे अपन बात करते हैं तो देखो, स्वदेशी मतानुसार, ठीक है। अब स्वदेशी मतानुसार देखो, स्वदेशी मतानुसार में नंबर 1, सबसे पहले अगर बात की जाए तो राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पत्ति बताया गया है। राजपूतों की जो उत्पत्ति बताई गई है वो कहाँ से बताई गई है? अग्निकुंड से। अग्निकुंड से उत्पत्ति, और राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। और अग्निकुंड से उत्पत्ति बताने वाले इतिहासकार हो गए प्यारे साथियों चंद्रबरदाई। कौन हो गए? चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा है, और चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्रबरदाई ने इन राजपूतों को किसकी उत्पत्ति, कहाँ से उत्पत्ति बताया? अग्निकुंड से उत्पत्ति बताया। चंद्रबरदाई के इस मत का ही समर्थन कर दिया प्यारे साथियों किसने? सूर्यमल मिश्रण ने समर्थन कर दिया कि साहब चंद्रबरदाई ने जो मत दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। हम भी इस मत का समर्थन करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। इसी के साथ साथ इसी मत का समर्थन दे दिया प्यारे साथियों किसने? मुनोत नैनसी ने। किसने कह दिया? मुनोत नैनसी। और मुनोत नैनसी ने भी राजपूतों को उत्पत्ति जो बताई वो कहाँ से बताई? अग्निकुंड से उत्पत्ति इनकी बता दी गई। इसके अलावा अगर बात करें नंबर 2 पे, तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित में स्वदेशी मतों के बाद में दूसरा एक मत आता है, और वो है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। ध्यान रखना कि सूर्यवंशी व चंद्रवंशी, और सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया है प्यारे साथियों किसने बताया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया है। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं तो देखो, इन राजपूतों को प्यारे साथियों ब्राह्मणों की संतान का है। किसकी संतान बताया? ब्राह्मणों की संतान। अब ब्राह्मणों की संतान बताने वाले इतिहासकार हो गए गोपीनाथ शर्मा। ध्यान रखिए कौन है? गोपीनाथ शर्मा। इसके अलावा अगर अपन ब्राह्मणों की संतान में ही जाते हैं तो इनको ब्राह्मणों की संतान के साथ साथ गोपीनाथ शर्मा के अलावा एक इतिहासकार और हुए, और वो हैं, ध्यान रखिएगा, दशरथ शर्मा। कौन हुए? दशरथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ने इनको किसकी संतान बताया? ब्राह्मणों की संतान बताया। इस दशरथ शर्मा की एक पुस्तक है, और दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी, पुस्तक का नाम क्या है? अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी में किनकी संतान बताया है? तो ध्यान रखिएगा, किनकी संतान बताया है? तो ब्राह्मणों की संतान। तो अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी में दशरथ शर्मा ने राजपूतों को किसकी संतान कहा है? तो इनको ब्राह्मणों की ही संतान बताया है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं नंबर 4, 3 हो गए यहाँ पे,
नंबर 4 पे देखिए। नंबर 4 की बात अगर करें तो इनको बताया है विदेशी ब्राह्मणों की संतान। किसकी संतान बता दिया? विदेशी ब्राह्मणों की। और राजपूतों को विदेशी ब्राह्मणों की संतान बताने वाले जो इतिहासकार हुए, ध्यान रखिएगा, तो इनको विदेशी ब्राह्मणों की संतान किसने कहा है? ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि विदेशी ब्राह्मणों की संतान जो बताया है वो बताया D.R. भंडारकर ने। किसने बताया? D.R. भंडारकर ने। ठीक है, D.R. भंडारकर, यानी कि पूरा नाम अगर लिखें तो दामोदर रामकृष्ण भंडारकर। और दामोदर रामकृष्ण भंडारकर इन्होंने इनको किसकी संतान बताया है? विदेशी ब्राह्मणों की संतान। याद रखिएगा साथियों, ये जो D.R. भंडारकर हैं ये एकमात्र भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने राजपूतों को विदेशी बताया। ध्यान रखिएगा, एकमात्र भारतीय इतिहासकार जिन्होंने राजपूतों को विदेशी बताया है। कौन है? D.R. भंडारकर। वहीं पर इन राजपूतों को, ध्यान दीजिएगा, इनको वैदिक आर्यों की संतान का है। इनको किसकी संतान बताया है? वैदिक आर्यों की संतान। और इनको वैदिक आर्यों की संतान कहने वाले इतिहासकार हैं प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा कि इनको वैदिक आर्यों की संतान, यानी अब पहली बात तो वैदिक आर्य कौन थे? देखो, वैदिक आर्य जैसे कि हम बात करते हैं कि ये जो राजपूत थे, राजपूत कौन सी जाति के लोग थे? ये माने गए वैदिक आर्य। यानी अपन बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो उसमें बताया है, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने इनको अधिकांश मतानुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे उनको द्रविड़ जाति का बताया। ठीक उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आई और वैदिक सभ्यता के निर्माता जातियां जो है ना उनको माना गया आर्य। इसी कारण उसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो वैदिक आर्य की संतान बताया कि ये जो राजपूत थे ना ये उन्हीं वैदिक सभ्यता के जो आर्य थे उन्हीं की संतान हैं। और वैदिक आर्यों की संतान बताने वाले इतिहासकार हैं प्यारे साथियों कौन? C.B. वैद्य। ध्यान रखें, C.B. वैद्य यानी चिंतामणि विनायक वैद्य। C.B. वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य। और चिंतामणि विनायक वैद्य ने इनको किसकी संतान बताया? वैदिक आर्यों की संतान बताया। तो ये हुए आपके स्वदेशी मतानुसार। इधर हमने पढ़े साथियों विदेशी मतानुसार। इनके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो एक मत आया, नंबर तीसरा जो मत है वो है मिश्रित मूल की उत्पत्ति। और राजपूतों को लेकर मिश्रित मूल की उत्पत्ति का सिद्धांत आया। यानी एक तो विदेशी बताए जा रहे हैं, एक स्वदेशी, और एक बताया मिश्रित मूल के, यानी कि मिले जुले हैं। और राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर मिश्रित मूल की उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया है प्यारे साथियों वो दिया D.P. चट्टोपाध्याय ने। किसने दिया है? D.P. चट्टोपाध्याय ने। ध्यान रखना, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने ये मत दिया कि भैया ये मिश्रित है, ना तो स्वदेशी है ना विदेशी है। अगर इनकी माँ जो है वो विदेशी है तो बाप स्वदेशी है, बाप स्वदेशी है तो माँ विदेशी है, तो माँ अगर स्वदेशी है तो बाप विदेशी हो गए। तो इस कारण यानी कि इनको मिश्रित मूल की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया? D.P. चट्टोपाध्याय ने दिया। लेकिन इन सभी मतों में जब बात आती है कि सर्वमान्य मत कौन सा है, तो इन मतों में सर्वमान्य मत, ध्यान दीजिएगा कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर प्यारे साथियों इनमें सर्वमान्य जो मत माना गया है वो कौन सा माना गया है? अग्निकुंड से उत्पत्ति का। कौन सा माना गया है? अग्निकुंड से उत्पत्ति। ये जो मत है अग्निकुंड से उत्पत्ति का, ये सर्वमान्य मत माना गया है। इसके अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल में जब विदेशी जातियों ने भारत पे लगातार आक्रमण किए और हमारी जो संस्कृति थी इस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, तो अपनी उस संस्कृति को बचाने के लिए
ऋषि वशिष्ठ ने, ध्यान रखिए कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर, कौन से पर्वत पे, आबू पर्वत, आबू पर्वत पर प्यारे साथियों एक यज्ञ किया। ठीक है, इस आबू पर्वत पर क्या किया, एक यज्ञ किया, और इस यज्ञ की अग्निकुंड से, अग्निकुंड से, इस यज्ञ के अग्निकुंड से फिर 4 जातियां उत्पन्न हुई। पहले 3 जातियां उत्पन्न हुई थी, जिनमें प्रतिहार सबसे पहले उत्पन्न हुए, फिर परमार, फिर उत्पन्न हुए थे प्यारे साथियों चालुक्य। ये जो चालुक्य है ना, इन्हें ही सोलंकी कहा जाता है, याद रखना, चालुक्य या सोलंकी। ठीक है, पहले 3 जातियां उत्पन्न हुई, लेकिन ये 3 जातियां उन विदेशी आक्रांताओं को पूर्ण रूप से नष्ट करने में सफल नहीं हुई। तो फिर ऋषि वशिष्ठ ने किसके साथ मिलकर, ऋषि विश्वामित्र के साथ, ऋषि वशिष्ठ ने इस ऋषि विश्वामित्र के साथ मिलकर इस यज्ञ को आगे बढ़ाया, और यज्ञ से चौथी जाति उत्पन्न हुई थी, जिसे चावान नाम दिया। हम चौहान के नाम से इसे जानते हैं। क्या उत्पन्न हुए, चौहान। और इसके बाद में प्यारे साथियों, जब ये उत्पन्न हुए तो इन चौहानों ने, या इन सभी 4 जातियों ने उन विदेशी जातियों को पराजित किया, और विदेशी जातियों को पराजित करके अपने शासन स्थापित किए। और इन्हीं की ये जो 4 जातियां थीं, इन 4 जातियों को ही अपन किस नाम से जानते हैं प्यारे साथियों, इन्हें ही राजपूत कहा गया है। ध्यान रखिएगा, तो ये 4 जातियां राजपूत काल हुई। इन चारों जातियों में से सबसे प्राचीन राजपूत वंश कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन राजपूत वंश जब पूछा जाए तो सबसे प्राचीन राजपूत वंश कौन सा माना जाता है, तो सबसे प्राचीन राजपूत वंश है प्यारे साथियों प्रत्याहार वंश। कौन सा वंश है, प्रत्याहार वंश। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो अन्य राजपूत जातियां थी, ये अपने प्रारंभिक समय में किसके सामंत के रूप में काम करती थी, प्रत्याहारों के सामंत थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को शक्तिशाली बनाया, और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के बाद फिर अपने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ ही आपको ध्यान रखनी है कि सबसे प्राचीन जो राजपूत वंश है वो कौन सा है, प्रत्याहार वंश है। प्यारे साथियों, इन राजपूत जातियों में से अगर अपन बात करते हैं तो देखो, प्रत्याहारों का साम्राज्य राजस्थान से स्टार्ट हुआ, मंडोर से इनकी शाखा प्रारंभ हुई, मंडोर के बाद ये भीनमाल, और उसके बाद में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसकी राजधानी कन्नौज पे कब्जा करने के लिए, कन्नौज पे अधिकार करने के लिए ये कन्नौज के साथ संघर्ष में गए, और 100 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद इन्होंने कन्नौज पे अपना अधिकार कर लिया। तो राजस्थान में तो मंडोर और भीनमाल। वहीं परमार और चालुक्यों की बात करूं तो इनका जो शासन क्षेत्र है वो वर्तमान में कहाँ पे आता है, गुजरात क्षेत्र में आता है। चौहानों का साम्राज्य पूर्ण रूप से राजस्थान में रहा। राजस्थान के अतिरिक्त इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करते करते दिल्ली तक पहुंचाया। तो चौहान वंश जो है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण वंश माने जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो हम सभी को, हालांकि परमार चालुक्य अपने राजस्थान के इतिहास में नहीं, ये गुजरात वाले क्षेत्र में चले गए। प्रत्याहारों को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा, चौहान। तो अब यहाँ से हम एक एक रियासत को, एक एक वंश को एक विस्तृत रूप से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिनमें मैं सबसे पहले आपको कौन से वंश के बारे में बात करूंगा, चौहान वंश के बारे में। शुरू से लेके चौहानों की उत्पत्ति से लेके चौहानों के प्रारंभिक मूल राज्य से लेके और अंतिम चौहान शासकों तक, और उनकी सभी शाखाओं के बारे में विस्तृत रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैंने इतिहास की विशेष जानकारी, इतिहास के जनक और राजपूत काल के बारे में बातें बताई कि राजपूतों की उत्पत्ति और उससे संबंधित विभिन्न मत बताए। तो यहाँ से आगे अपन बात करेंगे किस पे, चौहान वंश पे। तो मिलते हैं अगली क्लास में चौहान वंश की वीडियो को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।